नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र पर आज एक नया साइलेंट बैटलफील्ड उभर चुका है और उसका केंद्र है बांग्लादेश। यहाँ टैंक नहीं चल रहे हैं, मिसाइलें नहीं दागी जा रही, लेकिन पर्दे के पीछे एक खतरनाक भू राजनीतिक संघर्ष तेज हो चुका है। ढाका अब केवल एक पड़ोसी राजधानी नहीं है, यह भारत की सुरक्षा, पाकिस्तान की रणनीतिक वापसी, चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और अमेरिका की इंडो पैसिफिक नीति, इन सब का मिलन बिंदु बन चुका है। 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और उसके बाद बनी नई रणनीतिक व्यवस्था ने पूरे शक्ति संतुलन को जो है बदल दिया है। जो बांग्लादेश कभी भारत के सबसे करीबी साझेदारों में गिना जाता था, वही आज नई कूटनीतिक दिशाओं की तलाश में दिखाई दे रहा है। ऐसे बदलते माहौल में पाकिस्तान फिर से ढाका में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ भारत अपने दशकों पुराने प्रभाव को बचाए रखने के लिए सक्रिय है। उधर चाइना आर्थिक निवेश और रणनीतिक परियोजनाओं के जरिए अपनी मौजूदगी गहरी कर रहा है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स लोकतंत्र, इंडो पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय संतुलन के नाम पर लगातार हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। बांग्लादेशी विश्लेषक सलाहुद्दीन अहमद ने इस स्थिति को कोल्ड वॉर कहा है। एक ऐसा कोल्ड वॉर जहां लड़ाई सीमाओं पर नहीं बल्कि कूटनीतिक, अर्थव्यवस्था, खुफिया नेटवर्क, मीडिया नैरेटिव, सांस्कृतिक प्रभाव और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से लड़ी जा रही है। सवाल यह है कि ढाका पर प्रभाव जमाने की इस खामोश जंग में आखिर बढ़त किसकी है? भारत की, पाकिस्तान की या चीन की, या फिर अमेरिका धीरे धीरे पूरे खेल की दिशा को बदल रहा है? साथियों, आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी मुद्दे को विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और बहुत ही ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा और अपने विचार भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, वीडियो को लाइक करने के बाद, शेयर करने के बाद हम चर्चा करेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक है भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी में फंसा बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश बना पाएगा अपनी पहचान? एक तरफ चीन की बढ़ती पकड़ है तो दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये साउथ एशिया का जो है ये नक्शा है, जहां आपको नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार देखने को मिल रहे हैं। ऊपर आपको चाइना भी देखने को मिल रहा है। इस टॉपिक को हम शुरुआत करके आगे बढ़े उसके पहले हमें पृष्ठभूमि को यानी कि बैकग्राउंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो बांग्लादेश है, भारत और पाकिस्तान के साथ उसके संबंध कैसे कैसे आगे बढ़े, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। साथियों, आज का बांग्लादेश जो आपको दिख रहा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक केंद्र बन गया है। इसकी जड़ें सीधे जुड़ी हैं 1971 के मुक्ति संग्राम में। यही वह ऐतिहासिक घटना थी जिसने न केवल एक नए राष्ट्र को जन्म कराया बल्कि दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसमें पाकिस्तान की सैन्य सत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता के आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई। भाषाई भेदभाव, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाना, या कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व से बंगाली जनता में असंतोष जो है वो पैदा हो चुका था। लेकिन मार्च 1971 में स्थिति विस्फोटक हो गई जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट की जो है शुरुआत की। ऑपरेशन सर्च लाइट, इस योजना या इस जो ऑपरेशन है, इसके माध्यम से जो है वह बांग्लादेश में लड़ाई, भाषाई भेदभाव, राजनीतिक अधिकार वाली जो है वो शुरू हो चुकी थी। ढाका विश्वविद्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक व्यापक सैन्य कार्यवाही हुई। बंगाली बुद्धिजीवी, छात्र, राजनीतिक कार्यकर्ता और आम नागरिक पर बड़े पैमाने पर हिंसा, दमन और नरसंहार के आरोप लगे। इस संकट ने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, जिससे भारत पर भारी मानवीय और आर्थिक दबाव बढ़ गया। ऐसे समय में भारत ने केवल सीमाएं नहीं खोली बल्कि सक्रिय रूप से बांग्लादेशी स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन भी किया। भारत ने लाखों शरणार्थियों को अपने यहां आश्रय दिया, मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण और समर्थन दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश के मुद्दे को उठाया और अंततः दिसंबर 1971 में सैन्य हस्तक्षेप किया और 13 दिन के
युद्ध के बाद पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। यही कारण है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की सामूहिक स्मृति में भारत की भूमिका ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक मानी जाती रही है। इसके विपरीत पाकिस्तान की छवि उस सैन्य सत्ता की रही है जिसने बंगाली राष्ट्रवाद को दबाने की कोशिश की थी, और यही वह बिंदु है जो आज भी पाकिस्तान के रणनीतिक वापसी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। क्योंकि 1971 केवल इतिहास नहीं है, वह बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान ने आज तक 1971 में हुए अत्याचारों और कथित नरसंहार के लिए स्पष्ट और औपचारिक माफी नहीं मांगी। यह मुद्दा आज भी बांग्लादेशी राजनीति, मीडिया और समाज की सामूहिक स्मृति में जीवित है। इसलिए जब भी पाकिस्तान ढाका में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करता है, 1971 की स्मृतियां फिर से राजनीतिक और भावनात्मक बहस का केंद्र बन जाती है। साथियों, भारत और बांग्लादेश के संबंध केवल पड़ोसी देश के संबंध नहीं है। अगर हम फिर से भारत और बांग्लादेश के मैप को अगर बहुत ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि भारत और बांग्लादेश के जो सीमा है, जो स्थलीय सीमा है, लगभग 4000 किलोमीटर से ऊपर की सीमा है। बंगाली दोनों तरफ बोली जाती है, तो सांस्कृतिक जुड़ाव है। बंगाली भाषा का अपना इतिहास है। दोनों देशों के बीच में व्यापार है, ऊर्जा है, नदी जल है और सुरक्षा है। पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी जैसे कई सारे आयाम जो है, जो कि बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत और बंगाल से जो है वो भारत से जो है जोड़ के रखता है। साथियों, भारत के लिए बांग्लादेश केवल एक पड़ोसी नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, बंगाल की खाड़ी की रणनीतिक संतुलन, चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय स्तंभ है। बांग्लादेश में प्रभाव की इस नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल इतिहास या कूटनीति नहीं है, बल्कि वह गहरी आर्थिक और भौगोलिक निर्भरता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच में जब हम सीमा की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि 4000 किलोमीटर से लंबी सीमा जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, और वो भी स्थलीय सीमा। और यह केवल एक सीमा नहीं बल्कि व्यापार, ऊर्जा, परिवहन और रोजमर्रा की आपूर्ति का विशाल नेटवर्क है जिसने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया है। आज बांग्लादेश अपनी नई आवश्यक जरूरतों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये बांग्लादेश जो है आपको भारत के ऊपर निर्भर दिखेगा। भारत बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में बिजली, खाद्य सामग्री, उपभोक्ता वस्तुएं, दवाइयां, औद्योगिक कच्चा माल, पेट्रोलियम उत्पाद और विभिन्न मशीनरी और निर्माण सामग्री जो है वो उपलब्ध कराता है। विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में भारत की भूमिका जो है बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय बिजली आपूर्ति बांग्लादेश के औद्योगिक और शहरी ढांचों को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर ये सप्लाई अचानक प्रभावित हो जाए तो उसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उद्योग के ऊपर पड़ सकता है। भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त उसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, क्योंकि दोनों देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं और इसलिए परिवहन लागत बेहद कम रहती है। चाहे हम बात सड़क की करें, रेल की करें, नदी की करें या समुद्री संपर्क के, सभी भारत को तेज और सस्ता व्यापारिक भागीदार बनाते हैं। और यही वो व्यावहारिक लाभ है जो पाकिस्तान कभी हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी भूमि सीमा नहीं है, जबकि चीन की आपूर्ति समुद्री मार्गों और बड़े निवेश आधारित परियोजनाओं पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि चाहे ढाका की राजनीति कितनी भी बदल जाए, बांग्लादेश तुरंत भारत से आर्थिक दूरी जो है वो नहीं बना सकता। और यही कारण है कि कई विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि भारत का वास्तविक प्रभाव केवल राजनीतिक संबंधों पर नहीं बल्कि एवरीडे इकोनॉमिक्स पर जो है वह आधारित है। यानी वह प्रभाव जो बिजली के ग्रिड, ट्रकों, दवाइयों, बाजारों और सीमा पार व्यापार के जरिए रोज महसूस होता है। साथियों, भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है के भूभागों का जो है वो उपयोग करते हैं। भारत पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बनाने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से कई सारे रास्ते बना के रखा, तो बांग्लादेश व्यापार और ट्रांजिट से आर्थिक लाभ चाहता है। और यह परस्पर निर्भरता पाकिस्तान कभी प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। साथियों, भारत सॉफ्ट पावर के रूप में यानी कि मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा, बॉलीवुड, पर्यटन, मीडिया, सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से बांग्लादेश के समाज में लंबे समय से लोकप्रिय है। ढाका के मध्य वर्ग और व्यापारिक वर्ग का बड़ा हिस्सा भारत के लिए स्थिर संबंध चाहता है। लेकिन भारत की कुछ कमजोरियां भी हैं साथियों, क्योंकि सीमा विवाद और अवैध गतिविधियां लंबी सीमा के कारण, तस्करी, अवैध घुसपैठ, सीमा हिंसा, बीएसएफ की जो फायरिंग विवाद है, समय समय पर तनाव यहां बढ़ाते हैं। साथियों, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जो सबसे संवेदनशील मुद्दा आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे संवेदनशील मुद्दा जो है वो तीस्ता नदी को लेकर है। आप अपने स्क्रीन पर तीस्ता को देखिए। तीस्ता जो कि सिक्किम के क्षेत्र से जो है वह
उद्गमित होती है और उसके बाद सिक्किम के बाद बंगाल और बंगाल के बाद बांग्लादेश में ये जाती है। तो साथियों, टू नेशन और वन रिवर हमने कहा तिस्ता के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 414 किलोमीटर है। सिक्किम में इसकी लंबाई 151 है और बंगाल की बाउंड्री पर और जो 142 और बांग्लादेश में 121 किलोमीटर की यात्रा करके ये जाती। साथियों, तिस्ता और गंगा जल समझौता बांग्लादेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बांग्लादेश का मानना है कि वह डाउनस्ट्रीम देश होने के कारण भारत के फैसले से सीधे प्रभावित होता है। तिस्ता जल समझौता अब तक पूरा ना होने के कारण ढाका में यह धारणा मजबूत हुई है कि भारत कभी कभी बिग ब्रदर की तरह व्यवहार करता है और यही मुद्दा भारत के सॉफ्ट पावर लोकप्रिय छवि की सबसे अधिक चुनौती बना रही। साथियों, पाकिस्तान और चीन भी समय समय पर इसी असंतोष का फायदा उठाते हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तिस्ता और गंगा नदी के ऊपर बांध के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो चाइना की यात्रा पर जाने वाले हैं। और इसलिए तिस्ता जल विवाद एक छोटा विवाद नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश संबंधों की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक परीक्षा बन चुकी है। साथियों, लंबे समय से बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार थी और लंबे समय से जब बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार थी तो भारत और बांग्लादेश के संबंध वो काफी मधुर थे, क्योंकि अवामी लीग को भारत का सबसे करीबी राजनीतिक साझेदार माना जाता था। विशेष रूप से शेख हसीना के दौर में भारत और बांग्लादेश के संबंध रणनीतिक रूप से काफी मजबूत हुए। लेकिन 2024 में जो बदली वहां की राजनीति और राजनीतिक परिस्थितियों के बदलाव के चलते ढाका की राजनीति का संतुलन वो पूरी तरह से बदल गया। अब राष्ट्रवादी, दक्षिणपंथी और इस्लामी प्रभाव वाली राजनीतिक शक्तियां अधिक सक्रिय वह बांग्लादेश की सड़कों पर दिखाई देती और इन समूहों का एक हिस्सा भारत के अत्यधिक प्रभाव का विरोध करता है और संतुलित विदेश नीति की मांग करता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान, चीन और कुछ पश्चिमी शक्तियों के लिए बांग्लादेश नई राजनीतिक जगह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बदलाव का सबसे बड़ा असर भारत की पारंपरिक राजनीतिक पकड़ के ऊपर पड़ा है। जो नेटवर्क केवल अवामी लीग के माध्यम से मजबूत था, अब वो पहले जितना स्थिर और सुरक्षित नहीं माना जाता है। यानी आज की लड़ाई केवल कूटनीतिक नहीं है बल्कि बांग्लादेश की बदलती भू राजनीतिक घरेलू राजनीति को समझने और उसके साथ तालमेल बैठाने की। साथियों, बांग्लादेश में प्रभाव बढ़ाने की पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत है वह है उसकी सैन्य और खुफिया संरचना, ना कि उसकी अर्थव्यवस्था। विशेष रूप से जो पाकिस्तान का आईएसआई है और पाकिस्तान के जो भी सुरक्षा संस्थान है वो दक्षिण एशिया में लंबे समय से रणनीतिक नेटवर्क बनाने का उनके पास अनुभव है। और इसी कारण कई विश्लेषक मानते हैं कि यदि बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक सुरक्षा या राष्ट्रवादी वर्ग पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाता है तो इस्लामाबाद को धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर अर्थात ढाका के अंदर संस्थागत प्रवेश मिल जाएगा और यह सहयोग सीधे सैन्य गठबंधन के रूप में ना होकर सुरक्षा संवाद, खुफिया संपर्क, रक्षा प्रशिक्षण, धार्मिक सामाजिक नेटवर्क और रणनीतिक संचार के माध्यम से विकसित हो सकता है। हालांकि 1971 की ऐतिहासिक स्मृतियां अभी भी पाकिस्तान के लिए बड़ी बाधा वो बन सकती है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश के लोग वो उस नरसंहार को नहीं भूले हैं जो उनके साथ 1971 में किया गया है। मारा गया है, काटा गया है, रेप किया गया है, बच्चों को काटा गया है, सब। लेकिन बदलती राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा पाकिस्तान को ढाका से सीमित लेकिन महत्वपूर्ण रणनीतिक अवसर दिखाई दे रही। और यही कारण है कि भारत बांग्लादेश में किसी भी संभावित पाकिस्तान लिंक्ड सिक्योरिटी इन्फ्लुएंस को बेहद संवेदनशील दृष्टि से देखा जा रहा है। साथियों, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट का वो रणनीतिक उपयोग हो रहा है। बांग्लादेश की राजनीति और समाज के कुछ वर्गों में समय समय पर भारत को लेकर असंतोष देखने को मिलता है, विशेष रूप से कथित भारतीय दखलंदाजी को लेकर, तिस्ता और गंगा के जल विवाद को लेकर, सीमा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर और व्यापारिक असंतुलन को लेकर। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि बिग ब्रदर वाली छवि इन भावनाओं को और मजबूत करती। साथियों, जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वो हमेशा ये नैरेटिव गढ़ते हैं और इसी नैरेटिव गढ़ने के कारण ये असंतोष को रणनीतिक अवसर मिल जाता है और यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश को भारत के प्रभाव से बाहर निकालकर स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनानी चाहिए। सोशल मीडिया, धार्मिक नेटवर्क, राष्ट्रवादी राजनीति और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को समय समय पर बढ़ाने का कार्य किया जाता है। हालांकि यह भावना पूरे बांग्लादेश समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के दौर में यही असंतोष बाहरी शक्तियों के लिए प्रभाव बढ़ाने का माध्यम हो जाता है। और यही कारण है कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल कूटनीतिक संबंध बनाए रखना नहीं है बल्कि बांग्लादेशी जनता के बीच अपनी सकारात्मक और भरोसेमंद छवि को कायम रखना भी है। साथियों, पाकिस्तान के लिए हमने कहा कि 1971 का युद्ध केवल एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि बंगाली
राष्ट्रवाद की बुनियाद है। बांग्लादेश की सामूहिक स्मृति में ऑपरेशन सर्चलाइट, युद्ध अपराध, बौद्धिक वर्ग की हत्या, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का जो दर्द है वो काफी गहरा है। इसलिए पाकिस्तान सामरिक सहयोग तो बढ़ा सकता है, राजनीतिक संपर्क भी बना सकता है, लेकिन भावनात्मक वैधता हासिल करना उसके लिए अभी भी जो है वो अत्यंत कठिन है। इसी बीच में अगर हम चीन और अमेरिका के बारे में बात करें, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों जो है वो बांग्लादेश में काफी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। चाइना अपने बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से ज्यादा इन्वेस्ट करके जो है वो बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक भूमिका को जो है वो बढ़ा रहा है, चाहे वो बंदरगाह हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, रक्षा सौदा है। यानी कहीं ना कहीं चाइना बांग्लादेश में अपनी गहरी आर्थिक उपस्थिति तो बना चुका है, लेकिन इसमें अमेरिका कहीं पीछे नहीं है। अमेरिका इंडो पैसिफिक रणनीति के माध्यम से लोकतंत्र के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, समुद्री सुरक्षा के नाम पर ढाका में अपना प्रभाव जो है वो और ज्यादा मजबूत कर रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि बांग्लादेश पूरी तरह से चीन के प्रभाव में चले जाए। साथियों, बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश आज बैलेंसिंग स्ट्रेटजी अपना रहा है। वह भारत से आर्थिक और भौगोलिक लाभ लेना चाहता है, चीन से निवेश लेना चाहता है, अमेरिका से रणनीतिक संतुलन और पाकिस्तान से सीमित राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, सभी को संतुलित करने का कोशिश कर रहा है। यदि व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो अर्थव्यवस्था, भूगोल, व्यापार, ऊर्जा, सांस्कृतिक जुड़ाव, कनेक्टिविटी के मामले में भारत अभी भी पाकिस्तान से काफी आगे है। लेकिन राजनीतिक बदलाव, राष्ट्रवादी भावना, भारत विरोधी नैरेटिव, चीन की बढ़ती उपस्थिति और भारत के लिए जो है ये एक नई चुनौती के रूप में उभर रही। साथियों, बांग्लादेश में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा केवल दो देशों के बीच का जो है वो द्वंद्व नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती शक्ति संतुलन की कहानी है। भारत के पास इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक निकटता का बड़ा लाभ है, जबकि पाकिस्तान के पास राजनीतिक औसत, सुरक्षा नेटवर्क, भारत विरोधी भावनाओं का उपयोग कर अपनी जगह बनाने का कोशिश करने का एक समय है। लेकिन 1971 का मुक्ति संग्राम अभी भी सबसे निर्णायक फैक्टर है, और यही वह ऐतिहासिक स्मृति है जो पाकिस्तान की सीमाएं तय करती है और भारत बांग्लादेश संबंधों के बुनियादी संरचना को आज भी प्रभावित करती है। साथियों, आने वाले वर्षों में बांग्लादेश दक्षिण एशिया के जियो पॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बैटल ग्राउंड यानी कि युद्ध की भूमि बन सकता है, जहां भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन जो है वो बांग्लादेश के ऊपर शीत युद्ध लड़ेंगे। और ये युद्ध जो है वो हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से, नैरेटिव के माध्यम से लड़े जाएंगे। बांग्लादेश के पास अभी भी समय है कि बांग्लादेश को अपने पुराने साथी को पहचानना चाहिए। बांग्लादेश के पास अभी भी समय है कि बांग्लादेश ये पहचाने कि उसकी उत्पत्ति के समय उसका सहयोग किसने किया था। बांग्लादेश को इस समय पहचानना चाहिए कि उसका सगा पड़ोसी कौन है। साथियों, आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।